हेलो एंड वेलकम एन प्लस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में मैं एनपी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, भारत का संवैधानिक इतिहास। देखिए, भारत के संविधान को पढ़ने से पहले हम भारत के संवैधानिक इतिहास को पढ़ेंगे और भारत के संवैधानिक इतिहास को दो कंडीशनों पे पढ़ेंगे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन के अधीन। तो भारत में जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जिस समय भारत पर शासन कर रही थी, तो कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखने के लिए, कंपनी के शासन पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश की संसद ने विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के आदेश पत्रों को जारी किया था। और जब उसने स्वयं भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया था, तब भी उसने कई आदेश पत्रों को जारी किया था। इस प्रकार से तमाम कंडीशनों को जानने के लिए हमें भारत के संवैधानिक इतिहास को पढ़ना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत का संवैधानिक इतिहास, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के अधीन। ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा ब्रिटिश के क्राउन, ब्रिटिश क्राउन है ना, ब्रिटिश के क्राउन के अधीन। देखिए, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसी समय से भारतीय संवैधानिक इतिहास स्टार्ट हो चुका था। ध्यान दें, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कुछ अंग्रेज व्यापारियों के सहयोग से 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को एक कंपनी की स्थापना की जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, उस समय इसमें कितने भागीदार थे? इसमें कुल 217 भागीदार थे। कितने भागीदार थे? 217 भागीदार शामिल थे। और ध्यान दें, कंपनी की गतिविधियों को चलाने के लिए दो मुख्यालय स्थापित किए गए थे, एक इंग्लैंड में और दूसरा भारत में। दूसरा कहाँ? भारत में। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। और क्या किया था? कंपनी के प्रशासन को चलाने के लिए दो पावरफुल मंडलों की स्थापना की गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे हिंदी में नियंत्रण मंडल कहते हैं, और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे हिंदी में निदेशक मंडल कहते हैं। और इस निदेशक मंडल में 24 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य? 24 सदस्य हुआ करते थे। और इसकी कार्य अवधि जो थी वो 1 वर्ष हुआ करती थी। ध्यान दें, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ ने एक समिति का गठन किया जिसे गुप्त समिति कहा जाता था। एक सीक्रेट समिति का गठन किया। इस गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 में एक एक्ट पारित किया गया था, और जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता था। रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। अब ध्यान दें,
जिस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी, यानी 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कुछ अंग्रेजों के सहयोग से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। उसी समय से भारत का संवैधानिक इतिहास लिखना प्रारंभ हो गया था। और ध्यान दें, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को चलाने के लिए दो पावरफुल मंडलों की स्थापना की थी, निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल। और कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार 15 वर्षों तक के लिए दे दिया था। और ध्यान दें, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उसमें कुल 217 भागीदार हुआ करते थे। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ ने एक गुप्त समिति का गठन किया था और उस गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 में एक एक्ट लागू किया गया था, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। अब ध्यान दें, इस रेगुलेटिंग एक्ट को क्यों लाया गया था? क्योंकि कंपनी में कुछ कमियां थीं। उन कमियों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य उद्देश्य यही थे कि कंपनियों में जो व्यापक दोष हैं उनको ख़त्म किया जाए और जो कंपनी के कार्य हैं उनको ब्रिटेन और भारत दोनों जगह नियंत्रण किए जाएं। इस प्रकार से अब कंपनी में जो कमियां रह गई थी उनको 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत संशोधन या प्रावधान किए जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए आप। तो अब देख लेते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासन पर क्या क्या डिसीजन लिए गए। जो एक निदेशक मंडल हुआ करता था, उस निदेशक मंडल में कुल कितने सदस्य थे? अभी बताया था 24 सदस्य। निदेशक मंडल के कुल सदस्यों का 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। मतलब 24 का 1/4, यानी प्रत्येक वर्ष 6 सदस्यों को रिटायर किया जाता था और इन 6 सदस्यों की जगह नए सदस्यों की नियुक्ति दी जाती थी। और इसका जो कार्यकाल था 1 वर्ष, इसको बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 4 वर्ष। इसके बाद एक और डिसीजन लिया गया था 1773 से पहले बंगाल, मद्रास और मुंबई ये तीनों प्रेसिडेंसियाँ, ये तीनों प्रांतें एक दूसरे से स्वतंत्र थीं। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक ऐसा प्रावधान किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। और ये पहला गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग को, अर्थात कह सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग को इन बंगाल, मद्रास और मुंबई, इन तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसके बाद एक और डिसीजन लिया था 1773 के तहत। 1774 में 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और इस सर्वोच्च न्यायालय में कुल 4 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। कितने न्यायाधीश? 4 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम क्या था? पूछ लेता है परीक्षा में कभी कभी। मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश था उसे हम सर एलिजा इम्पे के नाम से जानते हैं। और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे, लिमेस्टर, हाइड और चेम्बर्स। इसके बाद एक और डिसीजन लिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कंपनी के जो कर्मचारी थे,
कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको बिना लाइसेंस के व्यापार करने से क्या कर दिया था, वंचित कर दिया था, व्यापार करने से रोक लगा दी थी। इस तरीके से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासन पर प्रावधान किए गए थे, कंपनी के प्रशासन पर डिसीजन लिए गए थे। इतना सब होने के बाद भी अभी भी कमियां बाकी थी, मतलब 1773 में इतने प्रावधान किए गए फिर भी कंपनी के शासन में कमियां बाकी रहीं। तो ब्रिटिश की, ध्यान दें, ब्रिटिश संसद में एक समिति हुआ करती थी जिसे प्रिबल समिति कहते थे। क्या कहते थे? प्रिबल समिति। और इस प्रिबल समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्ग की सिफारिश पर एक फिर से एक्ट लाया गया था 1781 में, जिसे सेटलमेंट एक्ट या संशोधनात्मक एक्ट या जुडिकेचर, बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से भी जाना गया था। तो ध्यान दें, 1773 के बाद 1781 में एक फिर से एक्ट लाया गया था जिसे सेटलमेंट एक्ट कहा जाता है। इसे कौन लेके आया था? ब्रिटिश संसद की प्रिबल समिति के जो अध्यक्ष थे एडमंड बर्ग के सिफारिश पर इस एक्ट को लाया गया था। तो अब समझते हैं 1781 का सेटलमेंट एक्ट। 1781 का सेटलमेंट एक्ट। इस एक्ट के द्वारा क्या क्या डिसीजन लिए गए? कलकत्ता की जो सरकार थी, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की प्रांतों पर विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया था। अब ध्यान दें, कलकत्ता की सरकार को दो तरीके से विधि बनाने का अधिकार दिया, दो बार उसको प्रावधान दिया गया, एक 1773 के तहत और एक 1781 के तहत। जब 1773 में दिया गया था तब कहाँ दिया था? बंगाल, मद्रास और मुंबई। और अब 1781 के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों प्रेसिडेंसियों पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। अब ध्यान दें, एक और डिसीजन क्या लिया गया? गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से मुक्त कर दिया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट से अब मुक्त कर दिया गया गवर्नर जनरल को। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर जनरल अब जो भी विधि बनाएगा वो सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं होगा, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नर जनरल कोई विधि बनाए और सर्वोच्च न्यायालय में जाके पंजीकृत कराए, है ना। उसके बाद एक और डिसीजन लिया गया 1781 के एक्ट के तहत ही एक डिसीजन फिर से लिया गया कि न्यायालय की जो शक्तियां थीं उनको सीमित कर दिया था। न्यायालय की शक्तियां कैसी कर दी थी? सीमित। मतलब जो राजस्व विभाग था, राजस्व विभागों के लिए एक राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी। इस प्रकार से 1781 के सेटलमेंट एक्ट में डिसीजन लिए गए थे, प्रावधान किए गए थे। जरा नोट कर लें। 1781 एक्ट के बाद, सेटलमेंट एक्ट के बाद एक फिर से एक्ट लागू किया गया जिसे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। ध्यान दें, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया था,
इसके द्वारा कंपनी के प्रशासन पर क्या क्या डिसीजन लिए गए। कंपनी में जो व्यापारिक कार्यों को, कंपनी के व्यापारिक कार्यों को और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था। व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था। जो व्यापारिक कार्य थे उसे निदेशक मंडल में सौंप दिया गया था और जो राजनीतिक कार्य थे इसके लिए इंग्लैंड में एक परिषद की स्थापना की गई। इसमें कुल 6 सदस्य हुआ करते थे। 6 सदस्यों में एक था चांसलर ऑफ एक्सचेकर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, और एक राज्य सचिव हुआ करता था और 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे। एक तो उसने ये डिसीजन लिया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने, एक तो ये डिसीजन ले लिया और अगला डिसीजन ये लिया, कंपनी में जो कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया था। एक और डिसीजन लिया गया कि जो भारत में अंग्रेज जो अधिकारी थे, भारत में जो अंग्रेज अधिकारी थे, अगर वो कोई अवैध कार्य करते हैं तो उनके अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी। क्या कर दिया था कि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो अगर कोई अवैध कार्य करते हैं तो अवैध कार्यों पर इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई थी और उन पर मुकदमा चलाने का प्रावधान किया गया था। आया समझ में। उसके बाद एक और डिसीजन लिया गया कि अब जो गवर्नर जनरल होगा वो प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर सकता है। इतना सब नोट कर लिया। 1786 में एक अधिनियम लागू किया गया। 1786 में एक अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत एक अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दे दी थी। प्रधान सेनापति की शक्ति दे दी गई थी। मतलब इसका ये है कि अब जो है गवर्नर जनरल किसी विशेष परिस्थिति में अपने परिषद द्वारा दिए गए निर्णय पर, अपने परिषद द्वारा जो निर्णय होंगे इनको अमान्य घोषित कर सकता है और अपने द्वारा लिए गए निर्णय लागू करेगा। उसको ये प्रावधान दिया गया था। यानी गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दे दी गई और इस प्रकार की शक्ति प्राप्त करने वाला पहला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये है आपका 1786 का अधिनियम। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान को डिटेल से आपको पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे द्वारा ऑनलाइन दिए गए क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचें।